नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे। सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहे। पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी ने राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां और रामनवमी मेले को लेकर के राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम के साथ रामनवमी मेले और आगामी त्योहार और पर्वों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और इसके बाद राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो विजिट 19 तारीख को प्रस्तावित है, उसके संबंध में पूरी समीक्षा की गई। कहाँ पे उनका विजिट रहेगा और क्या क्या जो भी कार्यक्रम होने उसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही रामनवमी और जो पर्व आ रहे हैं, ईद चल रही है, उसके बारे में भी सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए गए। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगम और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए। राष्ट्रपति महोदय का महामहिम का जो कार्यक्रम है, उसमें हम लोग सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करा सकें, जो SOPs हैं उनका पालन हो और श्रद्धालुओं को अधिकतम सुविधा दे सकें। सुरक्षा में अधिकतम तैयारियां हम लोग रख सकें, तकनीक का अधिकतम प्रयोग कर सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या पहुंचेंगी। राष्ट्रपति का जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर, स्वागत के मद्देनजर श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसकी भी चर्चा हुई। और ये भी अगर रामनवमी में किसी को किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं चलना चाहिए जो रामनवमी के दिन है, या और तब इससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत आवे, बाहर से आए हुए लोगों को परेशानी हो। नवरात्र और रामनवमी को देखते हुए सीएम योगी ने रामपथ से शराब और मांस की दुकानों को विस्थापित किए जाने की भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राम भक्तों को किसी भी तरीके की असुविधा न हो, जाम में न फंसना हो, इसको लेकर के विशेष तैयारियां और करने का निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिया है। इस दरमियान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी जो सुझाव है वो मांगे हैं और इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया है कि आगामी त्यौहार और इसके साथ ही VIP मूवमेंट को देखते हुए अपनी अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करने का आदेश दिया है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के PDA की काट का बड़ा प्लान बनाया है। अब हर जिले में कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होंगी, जिसमें जिलों के प्रभारी मंत्री, DM और SP भी शामिल होंगे। कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में बीजेपी संगठन के जिला अध्यक्ष, सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। सीएम ऑफिस में हर महीने इन बैठकों की रिपोर्ट खुद देखेगा। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव में विपक्ष की PDA की काट के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। योगी सरकार जिलों में समन्वय बैठक कराएगी, जिसमें जिलों के प्रभारी मंत्री, DM, SP समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही बीजेपी संगठन के जिलाध्यक्ष और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले से एक संरचना है, प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, इनके साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन करती है, जिसको और आगे 2027 के चुनाव को देखते हुए प्रभावी तरीके से उसको लागू किया जाएगा और उसको क्रियान्वित किया जाएगा। ये बैठकें यूपी के सभी 75 जिलों में होंगी। सीएम ऑफिस हर महीने इन कोऑर्डिनेशन मीटिंग की रिपोर्ट खुद देखेगा, यानी कि सीएम कार्यालय सीधे मॉनिटरिंग करेगा। वहीं SP ने इस पर तंज कसा है। फोन किए थे किसी किसान की गाड़ी को छुड़ाने के लिए, और वो किस तरह से उस अधिकारी ने जवाब दिया, तो पता है कि समन्वय बैठक भी कैसे चलेंगी। जनता परिवर्तन करने जाने वाली है, ये सरकार जाने वाली है, और अब इस तरह की बैठकों से कोई फायदा भाजपा को होने वाला नहीं। इन बैठकों में उत्तरदायी अधिकारी, प्रभारी मंत्री, DM और शासन स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। महानगर अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त या उनके नामित अधिकारी, जिला अधिकारी और कप्तान इन बैठकों में शामिल होंगे। समन्वय बैठक जो होगी, जिसमें प्रभारी मंत्री रहेंगे, जिलाधिकारी और SSP या संबंधित जिलों के पुलिस प्रभारी रहेंगे, उसमें जिले का जिलाध्यक्ष भी होगा पार्टी का। ये स्वाभाविक रूप से जो पार्टी का जिलाध्यक्ष होता है, उससे स्थानीय समस्याओं की व्यापक जानकारी होती है। ये पहली बार होगा कि इस बैठक में प्रभारी मंत्री, बीजेपी जिला और महानगर अध्यक्ष भी अधिकारियों के साथ शिरकत करेंगे। बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहेंगे।
बीजेपी की रणनीति है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उनको जीतने के एक बड़ी रणनीति और बड़ा का एक काम माना जा रहा है। यही वो भारतीय जनता पार्टी इस रोड मैप को लेकर आगे बढ़ेगी पूरे उत्तर प्रदेश में और जिला स्तरीय बैठकें करेगी, समन्वय बैठकें। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। एलपीजी सिलेंडर को लेकर सियासी उबाल तेज हो गया है। आज राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने जहां संसद भवन के कैंपस में एलपीजी सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया, वहीं लखनऊ में एसपी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एलपीजी को लेकर केंद्र सरकार ने बयान जारी किया है कि एलपीजी का घरेलू उत्पादन 28% बढ़ा है। सरकार कालाबाजारी को रोकने की कोशिश कर रही है। देश में कहीं भी एलपीजी की किल्लत नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर जिले में पुलिस प्रशासन कालाबाजारी के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। संसद भवन परिसर में मकर द्वार के सामने विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ चाय पार्टी की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण गैस को लेकर परेशानी हो रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने गैस किल्लत को लेकर एक तस्वीर शेयर की, लेकिन पता चला कि ये तस्वीर 2011 की है। जब आलोचना शुरू हुई तो कांग्रेस की तरफ से तस्वीर को डिलीट कर दिया गया। वहीं लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर लेकर एसपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वहीं एलपीजी संकट पर एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार को घेरा। यूपी में देखेंगे, यूपी में गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, जहां केवल एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं, कमर्शियल गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, और वहीं जो किल्लत और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, तो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरह की असुविधा उद्योग में भी हो रही है, रेस्टोरेंट बिजनेस में हो रही है, होटल बिजनेस में हो रही है, घरेलू एलपीजी में भी जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में, और जहाँ ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो हल क्या निकालेगी ये सरकार। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से एलपीजी गैस को लेकर बयान जारी किया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि एलपीजी का घरेलू उत्पादन 28% बढ़ा है। हर दिन 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है। सरकार कालाबाजारी रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। ग्रामीण ग्राहकों के लिए बुकिंग की अवधि 45 दिन की गई है। Urban consumers, yes, the booking days is 25 days, cycle. And for rural consumers, since yesterday night, it has been increased. Now the booking is possible after 45 days. सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कहीं भी एलपीजी की किल्लत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। गैस के मुद्दे पर लोकसभा में सियासी संग्राम देखने को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एलपीजी को लेकर संकट की स्थिति है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। Rain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। रसोई गैस की कमी की अफवाहों से बचें। एलपीजी आपूर्ति को लेकर सीएम योगी ने कालाबाजारी और जमाखोरी पर फौरन एफआईआर के निर्देश दिए हैं। एलपीजी वितरक सेंटरों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी।
तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें रसोई गैस आपूर्ति वितरण की समीक्षा यहां पर की गई है। सीएम योगी ने कहा कि घबराहट को ना फैलने दें, समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने हर जिले में 24 आवर्स मॉनिटरिंग के भी निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते आगे, खाड़ी देशों में तनाव का असर नैनीताल में भी दिखाई देने लगा है। यहां पर कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर संकट गहराता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। एलपीजी गैस संकट को देखते हुए डीएम नैनीताल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और लोगों को एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को लेकर निर्देश दिए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। ईरान अमेरिका तनाव का असर होटल और रेस्टोरेंट पर पड़ रहा है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि होटल और रेस्टोरेंट संचालक अपने होटल और रेस्टोरेंट बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुश्किल सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर्स की नहीं है, बल्कि घरेलू गैस सिलेंडर्स की बुकिंग भी ठप पड़ी है और बुकिंग के लिए जारी नंबर बंद कर दिए गए हैं। पर्यटकों को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और वो उनको खाने का, क्योंकि जब एलपीजी हमारी जो हम लोग कॉमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं उसकी आपूर्ति नहीं होगी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे होटल बंद करने पड़ेंगे। आज तो हमारे पास हम अपनी समझिए कि 1-2 दिन जैसे तैसे गाड़ी खींच रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने बंद भी कर दी हैं बल्कि बनाना। अब हमें लग रहा है कि कुछ हमें अपनी दुकान में काम भी कराना, हमें लग रहा है कि हमें बंद ही करना पड़ेगा। ये 2-3 दिन के तक के हमारी गाड़ी की है, बस इससे ज़्यादा ताकत नहीं है। एलपीजी गैस सिलेंडर संकट को देखते हुए डीएम नैनीताल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और लोगों को एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को लेकर निर्देश दिए। जहां पर होर्डिंग कालाबाजारी की शिकायत आ रही है उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। दैनिक रूप से कितनी उपलब्धता है गोदाम में, कितनी आपूर्ति है, उसको भी हमने संबंधित मजिस्ट्रेट्स और जिला पूर्ति विभाग को सख्त हिदायत दी है। पर्यटन सीजन की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में गैस संकट ने कारोबारियों के साथ साथ पर्यटन उद्योग को भी बड़े खतरे में डाल दिया है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अब दलितों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। एसपी के साथ कांग्रेस भी कल 13 मार्च को लखनऊ में कांशीराम जयंती मनाने जा रही है। कांशीराम जयंती के प्रोग्राम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। वहीं एसपी का यह भी कहना है कि कांशीराम किसी एक पार्टी के नहीं, वो सबके नेता हैं। बीजेपी भी कांशीराम जयंती पर बड़ा आयोजन करेगी। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2027 के लिए चुनावी बिसात बीत चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियां नई रणनीति और नए समीकरण बनाने में जुटी हैं। कांग्रेस शुक्रवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कांशीराम जयंती मनाएगी। वहीं कांग्रेस ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि कांशीराम किसी एक दल के नेता नहीं, वो सर्व समाज के नेता थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो आंदोलन गांव-गांव तक माननीय कांशीराम साहब ने पहुंचाया। अब उनकी जयंती पे भी क्या किसी एक पार्टी या किसी एक नेता का अधिकार होगा? ये किसी एक पार्टी के नहीं है। देश के जो महान लोग हैं वो पूरे देश के हैं। एसपी ने भी कांशीराम को लेकर सम्मान और समर्पण दिखाते हुए उनके जन्म दिवस को पीडीए दिवस के तौर पर मनाने की बात कही है। पीडीए समाज को के लिए काम किया था। समाजवादी पार्टी उसी का संकल्प ले रही है। कांग्रेस, बसपा या कोई अन्य दल मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पे क्या कार्यक्रम कर रहे हैं उस पे समाजवादी पार्टी को टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी मान्यवर कांशीराम जी की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का काम करेगी। वहीं बीजेपी ने एसपी कांग्रेस को खुद को दलितों का हितैषी बताने पर निशाना साधा है। सरकार में रहते हुए कांग्रेस लंबे समय तक दलितों का कोई उत्थान नहीं हुआ। दलितों के लिए न प्रधानमंत्री आवास थे, न शौचालय थे, न गरीब कल्याण की योजनाएं थी। 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद
दलितों के जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ, उनको आवास और सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है। कांग्रेस सिर्फ ढकोसला करती है दलितों के नाम। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जो सियासी दल दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होगा, 2027 में जीत उसी की होगी। दलित आमतौर पर समाजवादी पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं होते, भले ही उन्होंने पीडीए को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार की हो। तो कांग्रेस के लिए शायद ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका है जब वो दलितों को एक संदेश दे सकते हैं कि कांग्रेस ही उनकी सच्ची हितैषी पार्टी है। यूपी में दलित वोटर्स करीब 22% हैं, जो किसी भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। 2007 के बाद से बीएसपी का जनाधार कम होता चला गया और वो एक ही सीट पर सिमट गई, जिसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी कांग्रेस गठबंधन ने उठाया। लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तैयारी में है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दलित वोट बैंक साधने के लिए एक बार फिर बड़े स्तर पर काशीराम की जयंती मनाने जा रही है। खुद राहुल गांधी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस की रणनीति आने वाले मिशन 2027 उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ में कल गौ रक्षा कार्यक्रम के बाद आज अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे। प्रोग्राम में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कल कार्यक्रम के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया था, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गोरक्षा के लिए धर्म युद्ध का शंखनाद किया है। वो लखनऊ के कृष्णा नगर में रुके हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे और सरकार पर निशाना साधा। पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो, तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचे थे। कार्यक्रम के पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जिस पर उन्होंने तंज भी कसा था। ज्यादा भीड़ शराब की दुकान में होती है कि दूध की दुकान में, बताओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह के दौरान हमलावर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में हलचल मचा देने वाली घटना बुधवार रात जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित रॉयल पार्क होटल में हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक वकील की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। समारोह खत्म होने के बाद जब फारूक अब्दुल्ला बाहर निकल रहे थे, तभी एक हमलावर ने पीछे से आकर उनके सिर पर बंदूक तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। पुलिस ने हमलावर कमल सिंह जामवाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जामवाल जम्मू के पुरानी मंडी का निवासी है और उसके पास लाइसेंसी पिस्तौल थी। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारने का मौका तलाश रहा था। पुलिस का कहना है कि वह नशे में धुत था। घटना में कोई आतंकी एंगल नहीं दिख रहा, लेकिन जांच जारी है। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था? आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना क्यों चाहते थे? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना, आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसे इशू है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे हमलावर कमल सिंह जामवाल भीड़ में छिपकर मौका देख रहा था। वह पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पहुंचा और फायर किया, लेकिन गोली चूक गई। Z+ सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत रिएक्ट किया। हमलावर को धर दबोचा और हथियार छीन लिया। फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए।
इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। Z+ कैटेगरी के नेता के इतने करीब हमलावर कैसे पहुंच गया? डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को मामूली चोटें आई, जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। फारूक अब्दुल्ला के बेटे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि डिटेल्स अभी साफ नहीं है, लेकिन सुरक्षा में चूक की जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो वक्त अब बेहद नजदीक आ चुका है जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानें उड़ान भरेंगी और आखिरी चरणों में तैयारी चल रही है। इसके बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। इसके बाद बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है। इससे ज्यादातर शहरों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। आने वाले कुछ वक्त में यहां से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुका है, एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। अब पीएम मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एयरपोर्ट यूपी सरकार की प्राथमिकता में था। यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर बने 0 पॉइंट से महज 25 से 30 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जिसका रनवे 3,900 मीटर, रनवे की चौड़ाई 60 मीटर, सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पहले चरण के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 1334 हेक्टेयर में पूरा किया गया है। टर्मिनल भवन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए सबसे जरूरी एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। इसके बाद बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिससे ज्यादातर शहरों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। पहले फेज में करीब 3,300 एकड़ में बना हिस्सा उद्घाटन के लिए तैयार है। अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही यात्रियों की संख्या 1 करोड़ के पार करेगी, हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 रनवे के साथ करीब 7 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा। परियोजना के लिए पहले से ही 6,700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। बाकी 5100 एकड़ जमीन के अगले 3 महीनों में अधिग्रहण की उम्मीद है। देश में कोई भी हवाई अड्डा एक्सप्रेसवे से लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये कनेक्टिविटी में देश में सबसे बेस्ट होने वाला है। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।